ऐसा कहते हैं, गुरु तो गुड़ रहा, चेला शकर हो गया। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जीवन भर इस बात की कोशिश की कि उनकी जो पार्टी है वो सर्वहारा समाज की पार्टी रहे। वो सर्वहारा शोषित, दलित, पीड़ित, किसान, मजदूर, इनकी पार्टी रहे। और इसलिए उन्होंने पहली पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने पहली जो संगठन बनाई, संस्था, उसका नाम उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा रखा। और उसके द्वारा उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए। जब महाड़ का सत्याग्रह किया और नासिक का सत्याग्रह किया, तब उनके पास ये पार्टी नहीं थी। पर बाद में जब उन्होंने सोचा कि मैं लड़ाई करने के लिए मुझे पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, तब उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से पार्टी बनाई। और वो पार्टी में पहला काम उन्होंने किया कि खोती के नाम से, जो खोती के ज़मीन के मालिक होते थे, खोत कहलाते थे, वो जो काम करने वाले लोग थे उनसे काम तो करा लेते थे, फसल तो उगा ले लेते, लेकिन उनको देते नहीं थे कुछ, और उनको जानवर की तरह मारते थे, पीटते थे, उन पे बहुत अत्याचार करते थे। तो बाबा साहब को जब इस बात का पता चला, तो बाबा साहब तो एमएलए थे असेंबली में, अपने उस ज़माने की काउंसिल, अंग्रेज के ज़माने की। तो उन्होंने वहाँ बिल लाया कि ये खोती प्रथा जो है नष्ट होनी चाहिए। और वो पार्टी का जो उन्होंने जाहिरनामा बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, ये किसी एक जाति की, एक धर्म की, एक पंथ की, एक प्रांत की और एक भाषा की नहीं होगी। जो भी शोषित है, दलित है, पीड़ित है, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसके हकों के लिए मेरी पार्टी लड़ेगी। और आज हम जिस पार्टी को भारत के डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने जो अपनी बात कही है, लोकशाही की, वही बात बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी के बारे में जो पत्र लिखा था कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऐसी बनाने जा रहा हूँ कि जो भारत के रूलिंग पार्टी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी। और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने डॉक्टर लोहिया, प्रहलाद केशव अत्रे, गप प्रधान, नाग गोरे और अपने ये समाजवादी लोग थे, साम्यवादी लोग थे और बहुजन समाज के लोग थे, इन लोगों के साथ अपनी पार्टी बनाने का एक प्रयत्न किया था। और वो पत्र व्यवहार भी पब्लिश हुआ है। डॉक्टर लोहिया के साथ उनकी बात तय हो गई थी। जिस तारीख को उनकी बात तय हुई थी, वो बात करने की जो मीटिंग थी, उसके पहले ही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का महानिर्वाण हो गया, इसलिए वो बात बनी नहीं। लेकिन एक बात है, बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जिसे वो स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, और वो स्वयं को सोशलिस्ट कहते थे, समाजवादी कहते थे। और आखिरी तक उन्होंने समाजवादियों के साथ पैक्ट रखा। बम्बई में पैक्ट रखा, पूना में समाजवादियों को समर्थन दिया, और नागपुर में भंडारा के पास जब वो आए 1954 में इलेक्शन के लिए, वहाँ भी डॉक्टर लोहिया की जो पार्टी थी, मेहता साहब जो समाजवादी के नेता थे, उनके साथ उनका पैक्ट था। और इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, जैसे इंग्लैंड अमेरिका में दो पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी है हुजूर और मजदूरवादी पार्टी इंग्लैंड में, और यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है। तो वो रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे नाम रिपब्लिकन लेके बाबा साहब ने भारत में रिपब्लिकन पार्टी स्थापन करने का निर्णय लिया था। लेकिन डॉक्टर लोहिया के हयात में, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के हयात में वो बात पूरी नहीं हो पाई। तो ये जो बात है, यही प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जब उनका परिनिर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण, तो उसके बाद इसी नागपुर शहर में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई। और वो पार्टी इतनी ताकतवर थी कि जब आज का जो बीजेपी है, वो ज़माने का जो जनसंघ था, या उसके पहले के जो हिंदू महासभा वाले वो लोग थे,
उनका कोई आदमी चुन के नहीं आता था। तब ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तरह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आदमी चुन के आता था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के लोग चुन के आते थे। बाद में रिपब्लिकन पार्टी के लोग चुन के आने लगे, क्योंकि वो फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिसॉल्व करके फिर रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई। तो ये जो पार्टी बनी, ये पार्टी इतनी ताकतवर थी कि जब इन्होंने पैक्ट किया, समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ थे, डांगे थे, अतरे थे, ये सारे लोग थे, गप प्रधान वगैरह नाग गोरे थे, तो इन्होंने उनके साथ पैक्ट किया। तो इनके लोग 11 एमपी चुन के आए थे और 20-25 तक एमएलए चुन के आए थे। तो बाबा साहब ने ये तय किया था कि हमारी अकेली एक पार्टी है, हम तो चुन के आ नहीं सकते अकेले अपने बल पर, परंतु हम किसको चुन के लाएंगे, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये तय करने का बैलेंसिंग पावर हमें। हम जिसको तय करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये बात तय की थी बाबा साहब ने, और वो हिसाब से उन्होंने पार्टी का संगठन किया था और पार्टी बनाई थी, और इसका रिजल्ट भी हमको मिला था। हमने देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जब संवित सरकारें बनी, कांग्रेस के अलावा जो सरकारें बनी रूलिंग पार्टी के खिलाफ, बिहार में बनी, यूपी में बनी, पंजाब में बनी, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी के नेता मंत्री बने। यानी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने वो ज़माने में कहा था कि उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस से भी अलग रखा और साम्यवादी पार्टी से भी अलग रखा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि साम्यवादी जो पार्टी है वो कार्ल मार्क्स के मानने वाली, कम्युनिज्म को मानने वाली पार्टी है, और मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, हिंसा में विश्वास नहीं करता। तो बाबा साहब ने उनके साथ नहीं किया था, लेकिन ये समाजवादियों के साथ उनका दोस्ताना कायम रहा। हम आगे चलकर देखते हैं कि दादा साहब गायकवाड़ के ज़माने में आरपीआई कांग्रेस पैक्ट हुआ। यशवंतराव चौहान साहब थे और हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। तो 56 के बाद भूमिहीनों का सत्याग्रह हुआ। नेता थे एन शिवराज, दादा साहब गायकवाड़, बीसी कांबळे, भंडारे, रूपवते, एनएम कांबळे, अपने इधर के बैरिस्टर साहब खोबरागड़े, इधर सारे लोग थे, ये आवड़े, ये सारे बाबू आवड़े, ये सारे लोग नेता थे। इन लोगों ने पार्टी के द्वारा ये एक ऐसा जब प्रपोज़ल आया, आंदोलन किए, तो भारत के जेल में जगह नहीं थी, उनको सिनेमा थिएटर जगह पे लेने पड़े किराए से जेल के कैदियों को रखने के लिए। वहाँ माताओं ने, बहनों ने बच्चों को जन्म दिया, कुछ लोग शहीद हो गए। इतना बड़ा सत्याग्रह दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, दुनिया के इतिहास में, ना अमेरिका में हुआ ना भारत में हुआ। तब इनकी जो मांगे थी 15 की 15 लाल बहादुर शास्त्री जी को मान्य करनी पड़ी, और तब यशवंतराव चौहान साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके ध्यान में आया कि ये जो इतना ज्वालामुखी है, ये जो इतना तूफ़ान है, इसको रोकना चाहिए। और उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ को कहा कि दादा साहब, आपकी इतनी ताकत है तो आप ऐसा करो, सरकार में आ जाओ और जो बातें आप करना चाहते हो वो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ आ जा के करो, पैक्ट कर लो। और तब वहाँ धोखा हुआ। धोखा ये हुआ कि एक सीट दे रखी कांग्रेस ने, 300-350 सीटों में एक सीट दी, और इस पैक्ट के जो विक्टिम है
बलि है, उनमें हम भी एक है। 12 लोग जो खड़े हुए थे उसमें से एक हम भी थे, जिनको 12 के 12 को गिरा दिया गया था, उनमें हम भी एक थे। सवाल ये था, बाद में ये ऐसा सिलसिला चला कि कांग्रेस आरपीएफ एक्ट, उसमें डिप्टी मेयर इनका, एक एमएलसी इनका, एक आमदार इनका और बाकी सारे सरकार के। तो ये तो अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा सकते थे, ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा सकते थे। उन्होंने ये बात लोगों को पता चलने दी तो पार्टी के लोगों को अच्छा लगा कि चलो ये बहाने हम सत्ता पे तो जा रहे हैं। लेकिन वहीं से हमारा पतन शुरू हो गया। जो लोग जान गई तो भी परवाह नहीं, हारने वाले हैं मालूम है, फिर भी परवाह नहीं कि हाथी के बगैर किसी दूसरी जगह वोट नहीं करते थे। कोई उनके पास गाड़ी भी ले जाएं तब भी उनके गाड़ी में बैठ के वोट करने को नहीं जाते थे। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने वोट की कीमत नमक मिर्ची जैसी मत समझना। और आगे चल के कांशीराम ने इस बात को कहा कि अपनी बहू बेटी की इज्जत के तरह अपने इलेक्शन के वोट की कीमत समझना। तो उसमें क्या हो गया कि हमारा मराठी में कहावत है, ब्रह्मचर्य भी गया और गाढ़व भी गया, गधा भी गया, ब्रह्मचर्य भी गया। और आगे चलकर ऐसा हुआ, सीट और नो सीट, आप सीट भी दीजिए और नहीं दिए तब भी चलेगा। ये समझ के जब कांग्रेस पैक्ट हुआ तो बाद में आरपीआई टूटी, उसके ग्रुप बने, ए से लेकर जेड तक के ग्रुप बने। और ये जब किसकी नज़र में आया तो एक आदमी रोपड़ का पैदा हुआ, पूना में साइंटिफिक ऑफिसर बना हुआ, जिसका नाम कांशीराम था। उसने एक बामसेप नाम का संगठन बनाया, DS4 बनाया, और आगे चलकर लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के नाम से उन्होंने बीएसपी का 14 अप्रैल को 84 में निर्माण किया। और हम ये देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के इतने बड़े पार्टी ने महाराष्ट्र में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, नहीं बना सके। उसी रिपब्लिकन पार्टी के लोगों के मदद से महाराष्ट्र से उन्होंने शुरुआत की और यूपी में जाकर मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो आज अगरचे हम देखते हैं तो काश के अच्छा होता। ये मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, किसी के पार्टी के द्वारा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ कि आने वाले जो 14 साल 2014 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त माइनॉरिटीज़ के लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने अगरचे विचारपूर्वक वोटिंग की होती, और उसके भी पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने वो जो बसु थे, ज्योति बसु, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया होता और वाजपेयी जी को मौका नहीं मिला होता, तो जो इतिहास बदल गया भारत का वो नहीं बदला होता। और तब उनकी तो सरकार नहीं चल पाई। रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर भी उनका बहुत विरोध हुआ। तो फिर से 10 साल सोनिया जी के बाद उनकी सरकार सोनिया जी के कारण चली 10 साल। और जो 2014 में जब मौका आया तो फिर से रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने अगर कांग्रेस का साथ दिया होता, 2019 में अगर कांग्रेस के साथ गए होते, तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के कहने के मुताबिक ये समाज, बाबा साहब की पार्टी जिसको हम कहते बैलेंसिंग पावर है, ऐसा सिद्ध हो सकता था। लेकिन 2014 में और 2019 में हम कामयाब नहीं हो पाए,
क्योंकि हमारे जो नेता थे उन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ाया। किसी ने बीआरएसपी के नाम से लड़ाया, किसी ने बीएसपी के नाम से लड़ाया और किसी ने वंचित के नाम से लड़ाया। परिणाम ये हुआ कि ये अकोला भी गया और हमारे कारण सोलापुर भी गया। अगर ये 3 लोग इकट्ठा नहीं होते तो महाराष्ट्र में भी उनका ही झंडा जो कर्नाटक में दोबारा लगा, गोवा में लगा, मणिपुर में लगा और एमपी में लगा, और थोड़े से एक दाने से मार खा गया कि उन्होंने बेचारे ने, वो पायलट ने थोड़ा सा विवेक दिखाया तो वो बच गया, राजस्थान बच गया। अगर इन्होंने थोड़ा सा वो सिंधिया राजा के बेटे को मैनेज किया होता, कन्विंस किया होता, तो शायद एमपी इनके हाथ से नहीं जाता। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमने गलती की उसी तरह से राहुल जी को मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इधर जैसा कहने का अधिकार नहीं है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, पार्टी के मेंबर के तौर पे नहीं, इधर के भी पार्टी का मेंबर के तौर पे नहीं, और कांग्रेस के भी पार्टी के मेंबर के तौर पे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से 14 से लड़ाई शुरू हुई तो जिसने बहुत ही मर्दानगी से लड़ाई लड़ी, विरोधी पार्टी का नेता बनकर, 14 में भी लड़ाई लड़ी और 19 में भी लड़ाई लड़ी, और उनके मेहनत को फल आया। माना कि केवल 44 ही लोग आए, परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने मुकाबला तो दिले नाजवाने खूब किया। उन्होंने अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा होता, संगठित को ये 10 साल उन्होंने और भी ताकत लड़ाई होती आगे भी, तो मैं समझता हूँ कि भारत में विरोधी पार्टी को भी एक अच्छा समय मौका मिला होता। और आज जो ये 6 सालों में जो फर्क पड़ रहा है, ये आज हम देखते हैं कि संविधान को धोखा निर्माण हो रहा है, सेकुलरिज्म को धोखा निर्माण हो रहा है, भारत के दलित शोषित पीड़ित लोगों को धोखा हो रहा है, अंबानी पहलवान बन रहा है, अदानी की ट्रेल चल रही है, अदानी के एरोड्रम बन रहे हैं, LIC उनके कब्जे में जा रही है, BSNL उनके कब्जे में जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था स्टेट सोशलिज्म लाना, भारत के जो जितनी भी की इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी सरकार के कब्जे में होनी चाहिए, बैंक सरकार के कब्जे में होने चाहिए, यहाँ की जितनी भी ज़मीन है, खेती है, वो सरकार के ज़मीन ताबे में होनी चाहिए, और किसानों को हमको व्यवस्था देनी चाहिए, खत देना चाहिए, बैल देना चाहिए, हल देना चाहिए। ये कह के सामूहिक खेती करने की बात बाबा साहब ने कही थी। और जहाँ डिक्टेटरशिप मजदूर की भी नहीं होगी और डिक्टेटर भांडवलदार की भी डिक्टेटरशिप नहीं होगी, ऐसा सोशल, जिसे स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, उसको लाना ये बाबा साहब का ख्वाब था। वो ख्वाब पूरा करने में हमारा आज का विद्यमान दलित नेतृत्व, आदिवासी नेतृत्व और बहुजन नेतृत्व कामयाब नहीं हो सका, ऐसा हमें दुख के साथ कहना पड़ता है। पर हमको उम्मीद है कि आज जिस तरह से संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, OBC और हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, SC ST OBC लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांधी जी के विचारों को, नेहरू जी के विचारों को अपने साथ लेते हैं, लोहिया जी को अपने साथ लेते हैं, बाबा साहब के विचार तो उनके साथ है ही। अगर व्यापक बन जाते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस हिसाब से अगर संगठित हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो खतरा संविधान पे निर्माण हो गया है, लोकशाही पे हो गया है, भांडवलदारी ताकतवर बन रही हैं, मज़दूर परेशान हो गया है, गरीब परेशान हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, विद्यार्थी ख़त्म हो रहे हैं,
और JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ नष्ट होने की बात आ रही है। ये सारे बातों को, और ये जो वेमुला का नुकसान हुआ है वो विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, और ये इतने ख़तरनाक हालात में भी उन्होंने नीट की वो जो परीक्षाएं ली है जिसमें मागास वर्गीय, दलित, गरीब विद्यार्थी का नुकसान हो रहा है, ये सारे बातों को हम रोक सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हम ये चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी कोई भी आ जाए, बाबा साहब ने ये उम्मीद की थी कि जो भी सरकार आएगी वो किसी जाति धर्म को महत्व नहीं देगी, नागरिकत्व को महत्व देगी। वो भारत दैट इज इंडिया, दैट इज़ भारत की सरकार होगी, वो हिंदुस्तान सरकार नहीं होगी, और वो हिंदू राष्ट्रवादी सरकार नहीं होगी। वो विरोधी पार्टी को सम्मान देने वाली सरकार होगी, माइनॉरिटीज़ को सम्मान देने वाली सरकार होगी, हीरो वर्शिप में विश्वास नहीं करने वाली सरकार होगी, और अपने जाति, धर्म, पक्ष और पंथ से ज़्यादा अपने देश के स्वतंत्रता को और एकता को महत्व देने वाली सरकार होगी। ऐसी सरकार हमें आज प्राप्त होगी, बदल होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं।